नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी JA क्लरिकल एग्जाम या आपके कोई भी टीचिंग लेवल एग्जाम जहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश जी के जो है सिलेबस में मेंशन है, तो हर एक एग्जाम के लिए हमारी यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश इन 1984 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास के लिए कौन से निगम की स्थापना 1984 में स्थापित की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की हमें ऐसी संस्था की या हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी स्थापना हमें 1984 में होती हुई देखने को मिलती है और जो कि हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के लिए स्थापित की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। तो आपको याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना हमें 1984 में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नालागढ़ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कब स्थापित हुआ। द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इन नालागढ़ वॉज एस्टेब्लिश ऑन विच डेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमें जो है सोलन के नालागढ़ में देखने को मिल जाता है और इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 27 अक्टूबर 2010 में। तो 27 अक्टूबर 2010 को जो है हमें बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क नालागढ़ में जो हमें इसका जो है उद्घाटन हमें देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो ये हमें सोलन के नालागढ़ में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना हमें 2010 में जो है होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एस्टैब्लिश, कि हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड कब स्थापित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश खादी एवं विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है जनवरी 8, 1968। तो 8 जनवरी 1968 में स्थापित हमें हिमाचल प्रदेश का खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में श्रम एवं रोजगार विभाग कब स्थापित हुआ। The Labour and Employment Department in हिमाचल प्रदेश was set up in which year। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो इसकी हमें स्थापना देखने को मिल जाती है 1972 में। तो 1972 में जो है श्रम एवं रोजगार विभाग की जो हमें हिमाचल प्रदेश में स्थापना देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1951 में। हिमाचल प्रदेश जो वित्तीय निगम है, इसकी स्थापना हमें 1951 में देखने को मिल जाती है और यह जो है आपके छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य विज्ञान तकनीकी तथा पर्यावरण परिषद कब स्थापित हुआ। व्हेन वाज स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1986 में। तो 1986 में जो हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य विज्ञान और तकनीकी परिषद जो है, ये आपके 1986 में स्थापित हुआ था। 1986 में हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है और यह आपके विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो है अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश फिशरी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश मछली पालन अधिनियम कब पारित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश फिशरीज एक्ट की, तो इसके इनेक्टमेंट डेट हमें देखने को मिलती है 1976 में। तो 1976 में जो हमें हिमाचल प्रदेश मछली पालन अधिनियम हमें 1976 में जो है पारित होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1972 में। तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हमें 1972 में देखने को मिल जाती है, जो कि राज्य पर्यटन और अर्थव्यवस्था का हमें जो है मेन पिलर देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका मेनली जो कार्य आपको देखने को मिलता है कि स्टेट में जो है पर्यटन सुविधाओं को किस प्रकार से इसका विकास किया जा सके, तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हमें यह कार्य देखने को मिलता है। और इसकी जो है इसकी स्थापना हमें 1972 में होती हुई देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश मिनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप, कि हिमाचल प्रदेश खनिज तथा उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश मिनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1971 में। तो 1971 में जो हमें हिमाचल प्रदेश खनिज तथा उद्योग विकास निगम की हमें स्थापना देखने को मिलती है। यह आपके जो खनिज हिमाचल प्रदेश में जो आपके खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज संसाधनों के दोहन और औद्योगिक विकास के लिए जो है इनके बीच कॉर्पोरेशन स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश खनिज और उद्योग विकास की हमें स्थापना 1971 में जो होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम की या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1970 में। तो 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग और निगम की स्थापना हमें देखने को मिल जाती है, जो कि कृषि उत्पादों की प्रसंस्करण और विपणन में जो है सहायता करता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश काश्तकारी तथा भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश काश्तकारी तथा भूमि सुधार अधिनियम की, तो यह हमें जो है पास होता हुआ देखने को मिल जाता है 1972 में। तो 1972 में जो है एचपी टेंडेंसी ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट जो हमें इनेक्टेड होता देखने को मिल जाता है। और यह जो है भूमि सुधारों के माध्यम से कृषि भूमि के समान वितरण को जो है सुनिश्चित करता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1952 फॉर टेंडेंसी राइट इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में काश्तकारी अधिकार तथा वापसी अधिनियम कब पारित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश जो आपको टेंडेंसी राइट एक्ट है, यह आपको हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी राइट और जो रिजर्वेशन एक्ट है यह हमें देखने को मिल जाता है 1952 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 1952 में हमें हिमाचल प्रदेश लैंड टेंडेंसी एक्ट मतलब हिमाचल प्रदेश काश्तकारी अधिकार तथा वापसी अधिनियम हमें 1952 में जो है पारित होता देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हिमाचल प्रदेश बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट वॉज इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश विशाल भूमि जायदाद उल्लंघन तथा भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश बिग लैंडेड स्टेट एबोल्यूशन की और लैंड रिफॉर्म एक्ट की, तो यह हमें पारित होता हुआ देखने को मिल जाता है 1953 में। तो 1953 में जो है हिमाचल प्रदेश विशाल भूमि जायदाद उल्लंघन तथा भूमि सुधार अधिनियम जो है पारित हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्थानांतरित क्षेत्र किराएदारी अधिकारों की रक्षा को लेकर अधिनियम कब पारित हुआ। हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर टेरिटरीज टेंडेंसी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश आपके पास जो स्थानांतरित कृषि या किराएदारी जिसे कहा जाता है या अधिकारों की रक्षा प्रोटेक्शन ऑफ जो राइट जो है यह एक्ट हमें पास होता हुआ देखने को मिल जाता है 1968 में। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित क्षेत्र और किराएदारी अधिकारों की रक्षा अधिनियम जो है 1968 में हमें पारित होता हुआ देखने को मिल जाता है। यह स्थानांतरित क्षेत्रों में जो है किराएदारों को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया हमें हिमाचल प्रदेश का अधिनियम जो है देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वॉज इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश कृषि तथा उत्पाद तथा विपणन अधिनियम कब पारित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर विकास विनियमन की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 2005 का। तो हिमाचल प्रदेश कृषि तथा उत्पादन तथा विपणन विभाग जो है हमें ये 2005 में जो है यह अधिनियम हमें 2005 में जो है पारित होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश ग्राम सभा लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड फॉर, कि हिमाचल प्रदेश ग्राम सामान्य भूमि निहित तथा उपभोग अधिनियम किसके लिए पारित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें हिमाचल प्रदेश ग्राम सामान्य भूमि है या उपयोग अधिनियम है, इसके जो हमें स्थापना है या इसका जो हम यह इनेक्ट हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है 1974 में, तो जिसे कि शामलात भूमि कहा जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ शामलात लैंड कि हिमाचल प्रदेश सामान्य भूमि निहित और उपयोग अधिनियम हमें 1974 में पारित होता हुआ देखने को मिलता है, जिसमें शामलात भूमि को नियमित करने के लिए यह प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। यह ग्राम सभाओं की भूमि का जो उपयोग करने के लिए जो है मेनली जो ग्राम सभाएं आपकी होती है विलेज पंचायत में जो है यह भूमि के उपयोग को जो है विनियमित करता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव डेयरी प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड, हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादन फेडरेशन समिति की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी प्रोड्यूसर फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1983 में। तो 1983 में हमें जो है हिमाचल प्रदेश सरकारी सहकारी दुग्ध उत्पादन फेडरेशन समिति की जो है हमें इसकी स्थापना देखने को मिल जाती है। और यह जो है आपके मिल्क प्रोडक्ट को जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको संगठित और उसका जो है विपणन करने में जो है सहायता करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 1965 में। तो 1965 में जो है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की हमें 1965 में स्थापना देखने को मिलती है, जो कि आपकी जुड़ा है ऑपरेशन फ्लड से। तो ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है देखने को मिल जाता है और इसकी स्थापना हमें 1965 में होती हुई देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की या HPU की स्थापना की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है 1970 में। तो 1970 में जो हमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना होती हुई देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज सेटअप इन, हिमाचल प्रदेश राज्य और नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम समिति कब स्थापित हुई। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की, तो इसकी हमें स्थापना देखने को मिल जाती है 1980 में। तो 1980 में हमें हिमाचल प्रदेश राज्य और नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम की स्थापना हमें 1980 में देखने को मिल जाती है और ये जो है आपके खाद्य वितरण प्रणाली को जो है प्रबंधित करने से रिलेटेड हमें यह बॉडी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण की सीमा अधिनियम 1972 के तहत एक वर्ष में 2 फसलें देने वाली सिंचाई आश्वासित भूमि सीमा क्या है। अंडर हिमाचल प्रदेश लैंड एक्विजिशन सेलिंग एक्ट 1972 द लिमिट ऑफ इरिगेटेड लैंड यील्डिंग 2 क्रॉप्स पर ईयर इज। तो अगर बात की जाए हमें सबसे पहले आपको याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश लैंड एक्विजिशन सेलिंग एक्ट है ये हमें 1972 का देखने को मिल जाता है और इसके तहत कहा गया था कि एक वर्ष में 2 फसलें देने वाली सिंचाई भूमि जो हमें सीमा जो होती है वो रखी गई थी 10 एकड़। तो हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण जो सीमा जो रखी गई थी तो 1972 के हमें यह एक्ट देखने को मिलता है। इसमें कहा गया था कि 10 एकड़ से कम आपको ऐसी जमीन रखनी है जहां पे आपको जो है 10 एकड़ से कम सिंचाई आश्वासित भूमि जो है आपको जो कि आपके साल में 2 फसलें देती है तो ऐसी आपको 10 एकड़ जो है भूमि रखनी है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण की सीमा अधिनियम 1972 के तहत एक वर्ष में एक फसल देने वाली असंचित भूमि की सीमा क्या है? फॉर अनइरिगेटेड लैंड यील्डिंग वन क्रॉप पर ईयर द सीलिंग अंडर एचपी लैंड सीलिंग एक्ट 1972 इज। तो आपसे पूछा गया है कि जो 1972 का हमें भूमि अधिग्रहण नियम है, इसके तहत जो है वर्ष में जो एक फसल देने वाली असंचित भूमि की जो सीमा है वो आपके होनी चाहिए 15 एकड़ से कम। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 70 एकड़ की उच्चतम भूमि सीमा किन क्षेत्रों पर लागू है? द हाईएस्ट लैंड सीलिंग लिमिट ऑफ 70 एकड़ अप्लाइज टू विच एरिया इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे एरिया की जहां पे जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो आपको 70 एकड़, मतलब आपको हिमाचल प्रदेश में 70 एकड़ से उच्चतम भूमि की सीमा जो लागू की गई है तो वो की गई है आपके किन्नौर में, इसी के साथ आपके लाहौल स्पीति में और इसी के साथ आपके चंबा के पांगी एरिया में। तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी एरिया में जो है 70 एकड़ से ज़्यादा जो है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कांगड़ा के भी जो है, कांगड़ा का जो आपको बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल क्षेत्र है, तो कांगड़ा के लिए भी जो हमें यह सीमा जो है 70 एकड़ से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में भूमि समझौता प्रक्रिया 1952 में किस जिले से शुरू हुई? लैंड सेटलमेंट प्रोसेस इन हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन 1952? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो भूमि समझौता प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत हमें हिमाचल प्रदेश में 1952 में देखने को मिलती है और इसकी जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो 1952 में जो है चंबा जिले से हमें भूमि समझौते की जो है यह प्रक्रिया हमें शामिल होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया इज कल्टिएबल? हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे एरिया की जो कि आपको कल्टिएबल देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 10% एरिया। हिमाचल प्रदेश का जो है 10% क्षेत्र जो है आपको कृषि योग्य देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मर इन हिमाचल प्रदेश आर स्मॉल एंड मार्जिनल विथ लेस देन 2 हेक्टेयर? हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत किसान छोटे तथा सीमांत है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे किसानों की जिन्हें कि हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कंसिडर करते हैं और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हमें देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं 86.4%। तो 86.4% हमें छोटे और सीमांत किसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं जिनके पास आपको 2 हेक्टेयर से कम भूमि आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 68.3% लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हमें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आपके पास 18.9% आपको ऐसी पॉपुलेशन देखने को मिलती है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश इज प्रेडिक्टेड अप टू विच एल्टीट्यूड? कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ऊंचाई तक जो है कृषि की जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की कृषि योग्य ऊंचाई की, आपको ऐसी एलिवेशन की जहां तक कृषि हमें हिमाचल प्रदेश में संभव देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिल जाती है 240 से 4250 मीटर। तो आपको हिमाचल प्रदेश में जो है सी लेवल से 240 मीटर से लेकर 4250 मीटर की ऊंचाई तक हमें जो है कृषि योग्य या जहां पे जो है कृषि संभव है, ऐसी आपको जो है ऊंचाई ये देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश? कि हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की, तो इसकी जो हमें शुरुआती स्थापना है वो आपको देखने को मिल जाएगी 1948 में। तो 1948 में हमें हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना होती हुई देखने को मिलती है और इसे 1950 में हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग को जो है वन विभाग में मिलाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी विभाग को कृषि विभाग से कब अलग किया गया? इन विच ईयर वॉज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सेपरेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ईयर की जब हिमाचल प्रदेश में बागवानी विभाग को सेपरेट विभाग बनाकर कृषि विभाग से अलग किया गया था, तो हमें देखने को मिल जाता है 1970 में। तो 1970 में जो है सरकार द्वारा जो है बागवानी विभाग को जो है कृषि विभाग से अलग करके जो है सेपरेट बागवानी विभाग की हमें स्थापना देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग की, तो इसका मुख्यालय जो हमें नवबहार शिमला में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश रैंकिंग 5th इन प्रोडक्शन आफ्टर यूपी, बिहार, पंजाब एंड राजस्थान? कि हिमाचल प्रदेश की मुख्य फसल महत्वपूर्ण फसल कौन सी है जो उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा राजस्थान के बाद 5वें नंबर पर है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश कौन सी आपकी फसल में 5th रैंक जो है हासिल करता है, तो हमें देखने को मिल जाता है वीट में। तो गेहूं उत्पादन में जो है हिमाचल प्रदेश का जो 5वां स्थान वो आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के बाद हमें जो है 5वां स्थान जो है हिमाचल प्रदेश का गेहूं उत्पादन में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो गेहूं की किस्मों की, तो आपकी जो हाई ईल्ड वैरायटी की किस्में जो आपको वीट की हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, तो उसमें आप याद रखेंगे आपको एक हिम 123 एक आपको ये हमें गेहूं की किस्म देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको याद रखनी है विजय और अंबर। तो ये हमें हिमाचल प्रदेश की जो है हाई ईल्ड वैरायटी वीट की किस्में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में औसत ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए कौन सी गेहूं की किस्म उपयुक्त है? विच व्हीट वेराइटी इज सुटेबल फॉर द हाई एल्टीट्यूड एरिया इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी वीट की किस्म की जो कि आपके हाई एल्टीट्यूड के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए सूटेबल हमें देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो है, ओमकारेश्वर के अलावा आपको जो ओमकारेश्वर जो ऐसी हाइल्ड वैरायटी हमें वीट की देखने को मिलती है जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज होम ऑफ पोटैटो सीड ड्यू टू, कि हिमाचल प्रदेश को आलुओं के बीज का घर क्यों कहा जाता है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आपको 40 के दशक में जो है 40 के दशक के मध्य में जो है आलू की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। बात की जाए हमारे पास, क्योंकि इस समय हमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम 1940 के जो मिड में जो हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती की शुरुआत की गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है आपके जो हिमाचल प्रदेश में जो आलू या भारत में जो आलू इंपोर्ट किया जाता था, ये आपके बर्मा और अन्य देशों से जो है यहाँ पे जो है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यहाँ पे आलू का जो इंपोर्ट है वो बंद हो गया था। इसी कारण जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है हमें कुफरी में जो है स्थापना इसकी देखने को मिलती थी। तो आपके पास सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी में जो हमें देखने को मिल जाता है इसकी स्थापना, और इंपोर्ट बैन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों के दोनों हमें ऐसे रीजन मिलते हैं जिसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती शुरू की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1968 में विकसित हुई आलू की किस्म कौन सी है? विच पोटैटो वैरायटी वॉज डेवलप्ड इन 1968 इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी वैरायटी की या ऐसे आलू की किस्म की जिसकी डेवलपमेंट हमें 1968 के बाद हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिल जाएगी कुफरी वैरायटीज़। जो आपको जो आलू की जितनी भी किस्में हैं, तो आपको आलू की किस्में जो है आपको मैक्सिमम उनके नाम जो है कुफरी वैरायटीज़ के नाम से देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए कुफरी वैरायटी में आपको जो है कुफरी चंद्रमुखी आपको देखने को मिल जाएगी, कुफरी अलंकार देखने को मिल जाएगी। तो इसी कारण जो है कुफरी को जो है होम ऑफ सीड पोटैटो का भी जो है टाइटल दिया जाता है। तो कुफरी वैरायटीज़ आपको जो है ये आलू की देखने को मिल जाती है, और इसकी जो है हमें जो इसकी डेवलपमेंट हमें 1968 के बाद हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अदरक का उत्पादन किन जिलों में प्रमुख है? जिंजर प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इज प्रोमिनेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट?
तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे जिलों की जहाँ पे आपको जिंजर प्रोडक्शन जो है हाईएस्ट, या अदरक का प्रोडक्शन आपको हाईएस्ट देखने को मिल जाता है, तो उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सिरमौर, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सोलन, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर। तो सिरमौर, सोलन और बिलासपुर हमें ऐसे जिले देखने को मिल जाते हैं जिनका जिंजर प्रोडक्शन में जो है हाईएस्ट हमें स्थान देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टोमेटो वेराइटी इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में टमाटर की कौन सी लोकप्रिय किस्म है। तो अगर बात की जाए हमारे पास टोमेटो की वैरायटी की जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिल जाएगी सोलन लालिमा। सोलन लालिमा आपको हिमाचल प्रदेश में जो है टमाटर की किस्म देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सोलन गोला आपको टमाटर की किस्म देखने को मिल जाएगी हिमसोना 7711, ये हमें टमाटर की किस्म देखने को मिल जाती है। और आपको याद रखना है कि 2000+, ये सभी की सभी किस्में जो है हमें सोलन गोला, सोलन लालिमा, हिमसोना 7711 और 2000+, ये सभी की सभी किस्में जो है हमें हिमाचल प्रदेश में टोमेटो वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोलन में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से मशरूम उत्पादन कब शुरू हुआ। कॉमर्शियल मशरूम प्रोडक्शन यूजिंग मॉडर्न मेथड स्टार्टेड इन विच ईयर इन सोलन। तो अगर बात की जाए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सोलन की, जिसे कि मशरूम सिटी नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ जो है कमर्शियल तौर पर जब मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो वह हमें देखने को मिल जाता है 1977 के बाद। तो 1977 के बाद हमें जो है आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है मशरूम का उत्पादन कमर्शियल स्तर पर स्टार्ट हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण जो है सोलन राज्य को जो है मशरूम जिला जो है घोषित किया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट इज द ओनली वन ऑफ इंडियन प्रोड्यूसिंग मशरूम सीड ऑन द लार्जेस्ट स्केल, कि भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो मशरूम उत्पादन को बड़े स्तर पर बीज उत्पादन के लिए करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे डिस्ट्रिक्ट की या भारत के ऐसे जिले की जो कि मशरूम उत्पादन को मशरूम सीड्स के लिए जाना जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है हिमाचल प्रदेश। तो देश का एकमात्र राज्य जो कि मशरूम उत्पादन को बड़े स्तर पर जो है बीज उत्पादन करता है, तो हमें जो है हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाता है। और बात की जाए मशरूम की, तो भारत इंडो डच परियोजना, इंडो डच प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसकी परियोजना का विकास जो है हमें 1985 से हमें इंडो डच प्रोग्राम की शुरुआत देखने को मिली थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये पालमपुर जिले से, कांगड़ा के पालमपुर से हमें इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुट घास पर प्रतिबंध कब लगाया गया और कब हटाया गया। द बैन ऑफ कुट ग्रास वॉज इम्पोज्ड इन विच ईयर एंड लिफ्टेड इन। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुट की, तो कुट हमें जो है एक प्रकार की औषधीय घास हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आपको लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में देखने को मिल जाती है। तो कुट घास जो है आपको एक प्रकार की औषधीय घास देखने को मिल जाती है, जिसका प्रोडक्शन आपके लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में किया जाता है। तो 1972 में, तो 1972 में जो है सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया और 1985 की ईयर में जो है इस पर जो है प्रतिबंध हटाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में विशेष सिलाई के धागे तथा रस्सियां बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली अलसी की किस्म कौन सी है। विच फ्लेक्स वेराइटी इज यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड एंड रोप इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की हमें ऐसी फ्लेक्स की वैरायटी की जो कि आपके धागे और रोप्स बनाने में यूज़ होती है या रस्सियाँ बनाने में यूज़ होती है, तो वह हमें देखने को मिल जाएगी जीवन, नगरकोट और अयोगी। तो फ्लेक्स बनाने में फ्लेक्स जो है आपको विशेष तरह की सिलाई के धागे देखने को मिल जाते हैं, जिसका प्रयोग धागे बनाने तथा रस्सियाँ बनाने में किया जाता है। तो ये आपको जो है इसकी किस्में जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, फ्लेक्स की किस्में जो आपको देखने को मिलेगी, तो आपको जीवन देखने को मिल जाती है, नगरकोट देखने को मिल जाती है और अयोगी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको जो है बैलिक याद रखना है, बैलिक वैरायटी हमें देखने को मिल जाएगी और एरिन वैरायटी हमें जो है ये आपको जो है अलसी की जो है किस्में देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
फिनासिंग परियोजना किस गांव से जुड़ी है? द फिनासिंग प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच विलेज? तो अगर बात की जाए हमारे पास फिनासिंग की, तो फिनासिंग जो प्रोजेक्ट है ये आपको नैरी गांव में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके कांगड़ा तथा चंबा के सीमा के बीच आपको लहणू गांव में जो है चक्की खट की चट्टानों पर जो है बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिनासिंग जो है हमें एक प्रकार की यह आपको सिंचाई परियोजना देखने को मिल जाती है, जो कि आपके कांगड़ा और चंबा के नज़दीक जो है, कांगड़ा और चंबा के बीच आपको यह जो है नैरी गांव के नज़दीक देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इरिगेशन प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, की कांगड़ा जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा जिले की सिंचाई परियोजना की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले सुक्कर, आपको देखने को मिल जाएगी सीरखड, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी पोंग डैम। तो आपको जो है कांगड़ा जिले की सभी, आपको चाहे वो सुक्कर हो, सीरखड हो, चाहे आपकी जो पोंग डैम हो, ये सभी की सभी परियोजनाएं जो हमें जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है सिंचाई परियोजना के रूप में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए कांगड़ा की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना की, तो इसे नाम दिया जाता है शाह नहर। तो शाह नहर जो है, आपकी शाह नहर जो प्रोजेक्ट है, ये कांगड़ा में सबसे बड़ी आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके पोंग डैम बनने के बाद जो है इस इरिगेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और इस परियोजना के तहत जो है व्यास नदी का पानी तलवाड़ा बांध से उठाया गया है, और जिसे कि आपके शाह नहर डैम के नाम से जाना जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पालमपुर में मवेशी प्रजनन केंद्र किन नस्लों के लिए जाना जाता है? द कैटल ब्रीडिंग सेंटर इन पालमपुर इज विच ब्रीड? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो पालमपुर में हमें कैटल ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलता है, या कैटल ब्रीडिंग सेंटर हमें देखने को मिलता है, और यहाँ की जो हमें जो नस्लें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी जर्सी, आपको देखने को मिल जाएगी होल्स्टन, आपको देखने को मिल जाएगी फ्रिसियन, और आपको देखने को मिल जाएगी ब्राउन क्रॉस। तो ये आपके सभी के सभी जो है आपको पालमपुर के जो आपकी कैटल ब्रीडिंग फार्म जो है किस में देखने को मिल जाती है, और कैटल ब्रीडिंग फार्म आपको कांगड़ा के पालमपुर में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द शिप ब्रीडिंग फार्म इन ज्यूरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कि ज्यूरी जो भेड़ प्रजनन फार्म है किस जिले में स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास शिप ब्रीडिंग फार्म ज्यूरी की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला का आपको जो है ज्यूरी में जो है आपको भेड़ प्रजनन फार्म देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपके शिप की जो नस्लें हैं, शिप की नस्लों में आपको जैसे गद्दी होगी, रामपुर बुशहरी होगी और बिगनी होगी। तो बिगनी आपको याद रखना है, बिगनी, रामपुर बुशहरी और गद्दी नस्लें जो है यहाँ पे आपकी तैयार की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली पालन 1909 में किसके द्वारा शुरू किया गया? ट्राउट फिश फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश वॉज स्टार्टेड बाय हुम इन 1909। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो ट्राउट मछली पालन जो हमें 1909 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, और इसकी शुरुआत 1909 में जो है एमएल ह्यूगल द्वारा की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में जो है एमएल ह्यूगल द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली पालन शुरू किया गया था। और जो मेनली ट्राउट मछली पालन केंद्र जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा पतली कुहल जो कि आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में व्यास नदी के किनारे बना था। तो इस पतली कुहल जो आपको ट्राउट मछली पालन केंद्र है, इसकी स्थापना आपको 1909 में जो है देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा पहला औद्योगिक शहर हरित ईंधन के उपयोग करने वाला है? विच ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन हिमाचल प्रदेश टू यूज ग्रीन फ्यूल? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया की जहाँ पे जो है सबसे पहला जो कि ग्रीन फ्यूल को उपयोग करने वाला इंडस्ट्रियल एरिया बना है, तो हमें देखने को मिल जाता है तलवाड़ा उन्ना का जो तलवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपके पहला हरित ईंधन प्रयोग करने वाला औद्योगिक शहर जो है, इसका टाइटल जो है तलवाड़ा उन्ना को दिया गया है। और बात की जाए हमारे पास तलवाड़ा की, तो यह आपको जो है गेल, यहाँ पे आपके जो गेल इंडिया लिमिटेड है, तो इसने पंजाब के मोहनपुर से लेकर आपके तहलीवाल तक 10 किलोमीटर जो है पाइपलाइन बिछाकर जो है इसे जो है औद्योगिक ग्रीन हरित शहर का जो है टाइटल इस कारण इसे मिला है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेंधा नमक का व्यावसायिक खनन
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? रॉक सॉल्ट इज कमर्शियली माइंड ओनली विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे जो सेंधा नमक का जो है व्यावसायिक खनन किया जाता है या कमर्शियली माइंड जिसे किया जाता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो मंडी में जो है, मंडी में आपको गुमा और द्रंग ऐसी खाने देखने को मिल जाती है जहाँ से कमर्शियली जो है सेंधा नमक जो है निकाला जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एनर्जी पार्क एट नौनी यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाय, कि नौनी विश्वविद्यालय में ऊर्जा पार्क किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अगर बात की जाए हमें जो नौनी यूनिवर्सिटी का जो एनर्जी पार्क है, इसकी स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा, जिसे कि हिमऊर्जा भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा नौनी यूनिवर्सिटी में जो है एनर्जी पार्क की स्टार्टिंग की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कंदरौर ब्रिज इज वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया बिल्ट ऑन विच रिवर, कि कंदरौर पुल एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है और किस नदी पर बना है? तो अगर बात की जाए हमारे पास कंदरौर पुल की, तो कंदरौर पुल हमें एशिया के ऊंचे पुलों में जिसकी गिनती की जाती है, तो ये आपको सतलुज नदी पर बना देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास सतलुज नदी पर बने अन्य पुल की, तो इसमें सबसे पहले आपको कंदरौर देखने को मिल जाएगा। आपको याद रखना है सलापड़ देखने को मिल जाएगा, तत्तापानी पुल आपको देखने को मिल जाएगा, लोहरी आपको देखने को मिल जाएगा, खागो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और हमारी अपने फीडबैक देकर जो है अपने कमेंट के थ्रू अपने फीडबैक देकर हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।